नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हम पढ़ रहे थे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, सहसंयोजक बंध के बारे में। अब देखो, जो सहसंयोजक बंध होता है उसके कुछ दिशात्मक गुण होते हैं, उसकी कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब कोई भी बॉन्ड है वो किसी डायरेक्शन में बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है, उसको कौन सा अभिविन्यास चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए, वो भी एक जरूरी चीज है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सहसंयोजक बंध के दिशात्मक अभिलक्षण, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो, जब हमारे पास कोई बॉन्ड बन रहा है तो दोनों एटम्स का एक सही डायरेक्शन में आना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक कोई ये ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है ना। ये अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ही तो हमारे पास बॉन्ड बन पाएगा। अगर मान लो एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा क्या? क्या इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, तो बॉन्ड बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है? उसकी दिशा। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है तो जो एटम्स है, परमाणु हैं, उनकी दिशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अगर सही दिशा में जाएंगे तो ही हमारे पास सही बॉन्ड बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड सही दिशा में बने, एटम सही दिशा में बने, इसके लिए होता क्या है? इसके लिए क्या होता है? इसके लिए कक्षकों की आकृति सही होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी एटम्स के जो दिशात्मक लक्षण हैं, दिशा वाले लक्षण हैं, वो कौन निर्धारित करता है? वो उनके ऑर्बिटल निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता भी हूं, विभिन्न कक्षकों के द्वारा या विभिन्न कक्षकों की आकृति उनके दिशात्मक अभिलक्षण को, यानी कि दिशात्मक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को निर्धारित करती है। ठीक है, अगर हमें किसी एटम में कोवलेंट बॉन्ड की दिशा के बारे में बताना है, डायरेक्शन के बारे में बताना है, तो हमको कक्षकों की आकृति पता होनी चाहिए, कक्षकों की शेप पता होनी चाहिए। कक्षकों की शेप अगर हमको पता होगी तो हम आगे की बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो कक्षकों की आकृति पता लगानी है हमको। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे? हमारे पास अलग अलग कक्षक होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा है, हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं S P D F। ठीक है, आप सबने पढ़ा है, हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 कक्षक होते हैं। S होता है, P होता है, D होता है, F होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। ठीक है, इन कक्षकों के द्वारा, इन ऑर्बिटल्स के द्वारा किसी भी बॉन्ड के दिशात्मक अभिलक्षणों को बताया जा सकता है। इन ऑर्बिटल्स के द्वारा किसी भी परमाणु में कोवलेंट बॉन्ड के दिशात्मक अभिलक्षण यानी कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को बताया जा सकता है। ठीक है, तो हमको इनकी क्या पता होनी चाहिए? आकृति पता होनी चाहिए। हमको पता होनी चाहिए कि जो ये S है, P है, D है, F है, इनकी आकृति किस प्रकार होती है, वो हमको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब यहां पे आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं S कक्षक की, S ऑर्बिटल की। किसकी? S कक्षक की। देखो, हमारे पास ये 3 डायरेक्शन है, X, Y और Z।
ठीक है, इन डायरेक्शन के सापेक्ष हमें ऑर्बिटल्स देखना है। एस ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है, आकृति होती है, वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ना तो ये एक्स डायरेक्शन में है, एक्स दिशा में है, ना ये वाई में है, ना ये जेड में है, किसी भी अक्ष के ऊपर नहीं है। इसका जो शेप है वो क्या है? गोलाकार है। इसकी कोई दिशा नहीं है ना, इसकी कोई दिशा नहीं है। तो जब एस कक्षक होता है तो हमारे पास जो बॉन्ड है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। अब मान लीजिए जैसे आप किसी सर्किल पे खड़े हैं, मैंने आपको सर्किल के चारों तरफ घुमा दिया, गोलाकार घुमा दिया, ठीक है, और आपसे कहा कि आप कहीं पहुंच जाओगे, तो आप कहीं पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आपकी कोई दिशा नहीं है। ऐसे ही हमारे पास जो ये एस ऑर्बिटल है ये गोलाकार होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल जो है वो गोलाकार होता है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको बॉन्ड बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एस कक्षक गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, स्फीयर शेप है ना, होता है, और किसी विशेष दिशा में अभिविन्यासित नहीं होता। ठीक है, जो हमारे पास एस ऑर्बिटल है उसकी जो शेप है वो क्या होती है? स्फीयर होती है, गोलाकार होती है, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। मतलब अगर कोई और परमाणु का ऑर्बिटल यहाँ आ रहा है, मान लीजिए कोई और कक्षक यहाँ पे आ रहा है, तो उसे ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है। ठीक है, इसलिए इसके जो बॉन्ड है एस कक्षकों के वो इतने मजबूत नहीं होते बाकियों की तुलना में। ठीक है, तो एस कक्षक में आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि एस कक्षक जो है वो गोलाकार होता है, स्फीयर शेप होता है, और किसी भी विशेष डायरेक्शन में नहीं होता, ओरिएंटेड नहीं होता। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो गया? एस कक्षक हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पी कक्षक की। किसकी? पी कक्षक की। पी कक्षक का जो आकार है, ऑर्बिटल का जो शेप है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, डंबल जैसा। ठीक है, पी कक्षक का जो आकार है वो कैसा होता है? डंबल जैसा होता है, जिसमें दो भाग होते हैं, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं पी कक्षक का पी कक्षक का आकार डंबल रूपी होता है, डंबल रूपी होता है। डंबल रूपी होता है, यानी कि पी कक्षक जो हैं उनकी जो शेप है, जो उनकी शेप है वो कैसी होती है? डंबल की जैसी। डंबल होती है ना, डंबल जो जिम में उठाते हैं, है ना, कुछ उस तरीके से होती है। ठीक है, तो पी कक्षक का आकार कैसा होता है? डंबल के जैसा होता है। मैंने आपको बनाया भी था, देखो ऐसे डंबल जैसा, जिसमें दो पालियां होती है, लोब्स जिनको बोलते हैं लोब्स, जिसमें दो पालियां होती है। ठीक है, एक तो ये और एक ये, दो पालियां यहां पे उपस्थित है। ठीक है, अब देखो
जब हमारे पास p ऑर्बिटल की बात होगी वो या तो ऐसे होगा, है ना, या फिर ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि वो x डायरेक्शन में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। ठीक है, जब भी हमारे पास p ऑर्बिटल की बात होगी ध्यान देना, तो देखो हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है, x, y और z। तो जब हमारे पास x डायरेक्शन में हो, जैसे x दिशा में हो, तो उसको हम बोलते हैं px। जब हमारे पास y दिशा में हो तो उसको हम बोलते हैं py। जब z दिशा में हो तो इसको हम बोलते हैं pz। क्लियर है? x दिशा में हो px, y दिशा में हो py और z दिशा में हो तो pz, इसको हम बोलते हैं। इधर से मिटा देता हूं मैं। ठीक है, दोनों पालियां हैं। और ये स्थित कैसे होते हैं? देखो दोनों पालियां यानी कि दोनों लोब्स अक्षीय रेखा के निकट, ये अक्षीय रेखा है, अक्षीय रेखा के निकट नाभिक से थोड़ी दूर बाहर की ओर फैली रहती है। ठीक है, ये हमारे पास ये लोब्स हैं दोनों के दोनों। ये देखो अक्ष है, अक्ष से थोड़ा दूर की ओर फैली हुई है ना। एक्स की बात आएगी जब ये एक्स, वाई की बात आएगी वाई। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो जो हमारे पास p ऑर्बिटल है उसको कौन विभाजित करता है? उसको ये अक्ष विभाजित करता है। देखो p वाला को कौन सा विभाजित करता है? अक्ष करता है। देखो px है, इसके बीच में से कोई सा भी p ऑर्बिटल है उसके बीच में से एक लाइन जा रही है। ठीक है, उसके बीच में से एक लाइन जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक p कक्षक p ऑर्बिटल किसी समतल द्वारा विभाजित होता है। ठीक है, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, ये क्या है? इससे डिवाइड हुआ पड़ा है, विभाजित होता है। ठीक है, यहां पे कहीं नाभिक उपस्थित होता है। ठीक है, नाभिक उपस्थित होता है। यह तल नोडल तल कहलाता है। यह तल नोडल तल कहलाता है। ठीक है, यह जो तल है ना वो क्या कहलाता है? नोडल तल कहलाता है। नोडल तल किसे कहा जाता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? शून्य होता है, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो इसको नोडल प्लेन भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, P जो कक्षक है उनका आकार क्या होता है? डंबलाकार होता है। ठीक है, ये इनको एक तल जो है वो 2 भागों में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। क्लियर है? ये जो भाग विभाजित किया ना, इसको हम क्या बोलते हैं? नोडल तल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोडल तल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और लिखना है मुझे, मैं इसको मिटा देता हूँ। डायग्राम भी इसके साथ बने होने चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ नोडल तल पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। ये जो तल है ना वो शून्य होता है, अर्थात यहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती है।
पाए जाने की संभावना नहीं होती है। ठीक है बच्चा, ठीक है, संभावना नहीं होती है। ये हमारे पास ये तल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं पी कक्षक कौन सा है और वाई कक्षक कौन सा है, जेड कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास ये पी कक्षक की बात हो गई। हमें बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है और हमें यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। छोटी सी बात है, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी बात है भी नहीं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पी कक्षकों की बात हो गई, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं डी कक्षकों पे। डी कक्षक, ठीक है, क्लियर है। डी कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, डी कक्षक 5 होते हैं। मैं यहां पे लिख भी देता हूं। यहां लिख देता हूं, डी कक्षक संख्या में 5 होते हैं। 5 संख्या में 5 होते हैं। ठीक है, अब डी कक्षक कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। डी कक्षक 5 होते हैं। पहले तो देखो, मैं ये एक्स, ये यहां पे मैं अक्ष बना लेता हूं। ठीक है, क्लियर है। देखो, सबसे पहली बात, जो डी कक्षक होते हैं, जो डी कक्षक होते हैं वो डबल डंबलाकार होते हैं। क्या होते हैं, डबल डंबलाकार होते हैं। डी कक्षक कैसे होते हैं, डबल डंबलाकार होते हैं। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, डबल डंबल में से एक डंबल तो हमारे पास कहाँ पाया जा रहा है, इस तरीके से, है ना, और एक डंबल किस तरीके से पाया जा रहा है, इस तरीके से। देखो, एक्स के दूसरी तरफ क्या होगा, एक्स डैश, और यहाँ वाई डैश। ठीक है, अगर हमारे पास जो डंबल हैं वो एक्स और वाई अक्ष के बीच में पाए जाएं, ठीक है, एक्स और वाई अक्ष के बीच में पाए जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई। क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई। अब अगर मान लीजिए ये हमारे पास है वाई और ये हमारे पास है जेड। ठीक है, अब हमारे पास जो डंबल है, जो हमारे पास दोनों के दोनों डंबल है, वो वाई और जेड के बीच में पाए जाए। अगर हमारे पास जो डंबल है वो वाई और जेड के बीच में पाए जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी वाई जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी वाई जेड। और अगर हमारे पास एक्स और जेड के बीच में डंबल पाए जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्स जेड, या डी जेड एक्स भी बोलते हैं। तो 3 ऑर्बिटल तो हमारे पास ये हो गए। ठीक है, ये बराबर की है जो है डंबल। 3 ऑर्बिटल्स तो हमारे पास ये हो गए। चौथा ऑर्बिटल, चौथे ऑर्बिटल में क्या होता है, जो डंबल होते हैं वो एक डंबल एक्स अक्ष के ऊपर पाया जाता है, एक्स अक्ष के ऊपर पाया जाता है, और दूसरा वाई के पाया जाता है। ठीक है, अभी तक तो जो 3 ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताए उनमें क्या था, जो डंबल थे वो अक्षों के बीच में थे। अब जो डंबल है वहां अक्षों के ऊपर है, जिनमें से एक डंबल एक्स अक्ष के ऊपर है, एक डंबल वाई अक्ष के ऊपर है। ठीक है, और एक लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है, वो होता है डी जेड स्क्वायर। देखो, इस वाले ऑर्बिटल को क्या नाम दे देते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको डी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई अक्ष के ऊपर है, यहाँ पे जेड अक्ष के ऊपर है। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने ऑर्बिटल, मैंने 5 ऑर्बिटल्स बताए हैं आपको। सबसे पहली बात बताई, जो डी कक्षकों का आकार होता है डंबलाकार होता है, 2 डंबलाकार होता है, द्विडंबलाकार, डबल डंबलाकार। ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए पाए जाते हैं। अब देखो, डी कक्षक होते हैं 5। पहला कौन सा होता है, एक्स और वाई अक्ष के बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई। क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई। उसके बाद दूसरा है डी वाई जेड, वाई और जेड अक्ष के बीच में, वाई और जेड अक्ष के बीच में। ठीक है, तीसरा है
एक्स और जेड के बीच में होता है तो इसको हम बोलते हैं डी एक्स जेड। ठीक है। चौथा है हमारे पास एक्स और वाई एक्स के ऊपर होता है तो इसको हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। और एक लास्ट पांचवा है जो जेड एक्स के ऊपर होता है तो इसको हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ठीक है। क्या बोलते हैं? डी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गए? 5 ऑर्बिटल हो गए। अच्छा, ये ऑर्बिटल्स हम क्यों बनाते हैं? ठीक है, ऑर्बिटल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखो, ऑर्बिटल्स के द्वारा हमें यह पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, ताकि हम अच्छे से उसकी बॉन्डिंग करवा सकें। ठीक है, ऑर्बिटल्स हमें सिर्फ यही बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये डायरेक्शन है तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई अक्ष के बीच में होंगे ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एक्स और वाई ऑर्बिटल्स यहाँ पे होगी, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा दिशात्मक गुण किस में होते हैं? डी वालों में होते हैं। ठीक है, तो ये आराम से बॉन्ड बना सकते हैं और इनके द्वारा बनाए गए जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इनकी ही बात करनी है, एस, पी और डी की, यही हमारे पास काम में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम नया टॉपिक देखेंगे कल। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।